हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। ये बेसिक और कॉमन सेंस सीरीज का पार्ट 5 है। ठीक है, ये सीरीज जो भी मैंने 4 वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियोस को आप लोग सही से फॉलो करिए PYQ के साथ। ठीक है, आज ये 5वां पार्ट है। इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँगा वीडियो कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे डील करते हैं, पॉलिटी को कैसे पढ़ें, इकोनॉमी को कैसे पढ़ें, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो मैं डालूंगा सारे सब्जेक्ट्स के। और ये PYQ में लास्ट वीडियो है कॉमन सेंस का। इसके बाद अगर कुछ मुझे लगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वरना फिर सब्जेक्ट वाइज पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोल। कोल के संदर्भ में कह रहा है, कथनों पे विचार करिए। अब कह रहा है इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादकों में से एक है। ठीक है, इंडिया हैज़ वास्ट कोल रिजर्व इन स्टेट्स लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। अब देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी वन ऑफ दी होगा स्टेटमेंट में, ठीक, वन ऑफ दी, तो हमेशा स्टेटमेंट सही करना है, कभी भी गलत मत करना। वो 100% राइट होता है, कभी गलत करना ही मत, आंख बंद करके उसको सही करना है। वन ऑफ दी का मतलब क्या हुआ कि 100 कंट्री हैं, मान लो देश पूरे वर्ल्ड में 100 कंट्री हैं, तो मैंने बोला इंडिया इज़ वन ऑफ दी, तो इंडिया इज़ वन ऑफ दी मतलब इन 100 में से तो एक होगा ही होगा ना। अगर 99 है तो भी वन ऑफ दी है, पहले नंबर पे है तो भी वन ऑफ दी है, तो वन ऑफ दी क्या होगा, हमेशा सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोल जैसे रिजर्व हैं, तो ये बात सबको पता है, इंडिया में माइनिंग एरिया कहाँ पे है, यही रीजन है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है। देखो, कह रहा है ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ड्राई। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, ड्राई, सूखा। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक, अब ये दोनों सही हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं कैसे, समझो। ये इंडिया है, सर्दी के मौसम में कह रहा है, तो मतलब यहाँ पे कैंसर जाता है, नीचे से इक्वेटर है, फिर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न होगा, तो सन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जब, तब इंडिया में ठंडी हो रही होगी। ठीक, तो अब इंडिया में अगर ठंडी हो रही है तो शुष्क क्या मतलब, यहाँ पे बारिश तो नमी आएगी नहीं क्योंकि गर्मी इधर पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठंडा होगा, तो ये ड्राई होगा। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, देखो ये डायरेक्शन बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ, ये वाला रीजन, मतलब इधर से जो हवाएं आती हैं। तो अब ये हवाएं सूखी रहती हैं, क्यों रहती हैं, क्योंकि इधर कोई ओशियन बॉडी नहीं है, वाटर बॉडी नहीं है ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो कैसी होंगी, ठंडी और ड्राई हवाएं होंगी। वाटर बॉडी होती तो अपने साथ कुछ मॉइस्चर लाती, तो शायद बारिश भी होती। बट रिट्रीटिंग मानसून के टाइम बारिश होती है इंडिया में, लेकिन नॉर्मल ठंडियों में क्या होता है, बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट विंड के संपर्क में रहता है मोस्ट ऑफ द पार्ट कंट्री जो है ठंडियों में। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट होती है। अब ये वैसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा ठंडी में कि क्यों रहता है ड्राई। सीधी सी बात है, सूरज की पोजीशन नीचे होगी कैप्रिकॉर्न पे, तो ऊपर का भाग तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा और इधर कोई वाटर बॉडी है नहीं ओशन जैसी बड़ी मेजर, तो क्या होगा, हवाएं जो चलेंगी भी तो कैसी होंगी, शुष्क होंगी, उसमें नमी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देख लो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको, ये हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा है ना तो भी इसको सही करोगे। द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। ठीक, एकदम सही बात है, अगर जरा सा भी हिस्ट्री पढ़ी है तो ये पता है गांधी जी पहले अफ्रीका में गए थे। ठीक है, वहाँ पर उनका जो है नाम हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर कह रहा है सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका, गांधी जी वॉज कन्विंस दैट द इंडियन पीपल वुड बी रेडी फॉर मिलिटेंट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर अ कॉज। ठीक, जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था। अब देखो, हिंदी में लिखा है जुझारूपन, इंग्लिश में लिखा है मिलिटेंसी, लेकिन अगर इंग्लिश के कोनोटेशन करोगे तो मिलिटेंसी हमेशा निगेटिव टर्म में यूज़ होता है। ठीक है,
मिलिटेंसी हमेशा निगेटिव टर्म में यूज़ होता है। तो गांधी जी कभी मिलिटेंसी टाइप के वर्ड को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वही हिंदी मीडियम का जब स्टूडेंट पढ़ेगा ना जुझारूपन, तो वो इसको सही ही कर देगा। इसीलिए ना इंग्लिश में भी एक बार वर्ड देख लिया करो। तो मिलिटेंसी क्या है, निगेटिव कोनोटेशन में वर्ड होता है हमेशा, तो रीजन इसका गलत है। गांधी जी कभी मिलिटेंसी टाइप के कॉज को नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो क्या थे, नॉन वायलेंट, सत्याग्रह है ना, अहिंसा, ये सब उनकी आइडियोलॉजी थी। तो मिलिटेंसी जैसा वर्ड उनकी डिक्शनरी में उनके लिए यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा गलत, पहला सही हो गया। और रीजन एग्रेशन में मैंने बताया है, एक गलत ढूंढना रहता है, एक गलत ढूंढ लिया बस काम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइव आइज इज़ एन इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 कंट्री इन USA, UK, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ठीक, इंटेलिजेंस अलायंस है, एजर्सन में बोल रहा है। अब देखो, दे शेयर इंटेलिजेंस इनपुट रिगार्डिंग थ्रेट्स टू देयर कंट्रीज इंटरेस्ट थ्रू अ कलेक्टिव सीक्रेट डेटाबेस कॉल्ड स्टोन घोस्ट। स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देश के हितों के खतरों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। अब देखो 5 आइज़ हैं, ये 5 कंट्री हैं 5 आइज़ में, ठीक है। अब क्या है ये एक खुफिया गठबंधन है। तो जब खुफिया गठबंधन है तो सीधी सी बात है, वो क्या करेगा, इंटेलिजेंस ही तो शेयर करेगा। तो रीजन भी सही हो गया, 5 आइज़ भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया। कंट्री मान लो बहुत ज़्यादा जब ऐसे पूछे ना 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस, तो यहाँ पे गलती नहीं करेगा वो, ये 5 कंट्री ना हमेशा सही ही देगा। रीजन में जो बोल रहा है वो इसी का एक्सप्लेनेशन है। देखो एजर्सन में ही लिखा है कि एक इंटेलिजेंस अलायंस है। जब इंटेलिजेंस अलायंस है तो वो क्या करेगा, खुफिया जानकारी ही तो साझा करेगा, तो दोनों सही हो जाएंगे। एजर्सन रीजन और व्याख्या भी करता है। ठीक, अब ये देख लो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं पता है तो भी। कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पूछी है, इसने कहा ए कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए एक आवश्यक एक शर्त है। अब ये हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो कंफ्यूज करेगा, मैं बताता हूँ कैसे, समझो बात को। एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, ठीक। कह रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हो तो उसकी पहले ये चीज़ कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ शर्त होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि हम किसी के साथ अगर कोई समझौता कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, शर्त जरूर होगी। अब स्टेटमेंट को सिर्फ ध्यान से पढ़ना होता है कि वो कह क्या रहा है। कह रहा है अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी तरह का तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें शर्त का होना आवश्यक है, बिना शर्त के कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। तो ये कितनी सही बात है। अगर इसको तुम्हें नहीं पता है लेकिन इसको समझो, स्टेटमेंट को समझो कि शर्त अनुबंध के लिए मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उसमें तुम कंडीशन नहीं डालोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स अ राइट टू क्लेम डैमेजेस एंड नॉट अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। शर्त के उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का। अब इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें तुम्हारी कुछ शर्तें थी, वो शर्त अगर नहीं पूरी हुई तो कह रहा है कि तुम्हें उसका मुआवजा मिलेगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकते हो। जबकि ऐसा नहीं होता है। हम सबको पता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब उसकी डील नहीं पूरी होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ हमें मुआवजा नहीं मिलता है, हम कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ए ट्रू आर इज़ फॉल्स। अब ये कॉमन सेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको पता है अनुबंध क्या होते हैं तो उस एंगल से भी अगर समझो तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर मेरी शर्त पूरी नहीं हुई होंगी तो हम उसको जो है कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये आंसर वैसे इन्होंने गलत मार्क किया है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एकदम सही बात है, बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग किस लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। फिर कह रहा है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय ए बिजनेसमैन। ऑल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग सिर्फ, क्योंकि अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर जाना है तो हम अकाउंटिंग के थ्रू थोड़ी जान पाएंगे। ये अकाउंटिंग तो बैलेंस शीट, ठीक, डेबिट क्रेडिट ये सब बताएगा मुझे। ह्यूमन नेचर जानना है, कंज्यूमर की चॉइसेस जाननी है तो हमें अकाउंटिंग से नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ऑल नहीं होगा, तो ए सही है आर गलत है। जब भी ऑल आ जाए, एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो उनको गलत कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो कह रहा है अनाज वाली फसलों के साथ अंतर रसायन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करते हैं। पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटर क्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, ठीक। अब क्या कह रहा है कि भाई ये एक जो बता रहा है ये बता रहा है कि भाई एक फसल के साथ तुम दूसरी फसल लगा दी है साथ में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि तुमने दाल लगाई और उसके साथ दूसरा कोई और चीज़ लगा दी, तो दो चीज़ें होंगी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की होगी। अब रीजन में क्या कह रहा है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि पल्सेस जो होती हैं डू नॉट कॉम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर विद सीरियल हैविंग फाइब्रस रूट सिस्टम।
जो वो होती हैं वो कंपटीशन नहीं करती हैं, क्योंकि कंपटीशन करेंगी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप नहीं रह जाएंगी, फिर वो दूसरी जो फसल है उसको ख़राब करके या उसका न्यूट्रिशन लेके खुद ग्रो कर जाएंगी और दूसरे को दबा देंगी। कॉम्प्लीमेंट्री तभी हैं जब वो क्या करती हैं, कॉम्पीट नहीं करेंगी, है ना। तो दोनों फसलें साथ साथ में ग्रो होंगी। तो ये क्या हो गया, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन अक्टूबर 1940 गांधी जी गेव कॉल फॉर अ लिमिटेड सत्याग्रह बाय अ फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल। ये बात सही है, स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है लाइन अगर पढ़ोगे तो। लेकिन रीजन में क्या कह रहा है, इसलिए लिमिटेड था क्योंकि सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड सो एज टू एम्ब्रेस ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट। सत्याग्रह को इसलिए सीमित रखा गया जिससे ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। अब एक बात बताओ मुझे, तुम अगर कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, और तुम जब लिमिटेड रखोगे तब ज़्यादा वो चीज़ वायरल होगी, या उसको बड़े लेवल पे ले जाओगे मास लेवल पे तब वो वायरल होगी, ठीक, तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, जब हम बड़े स्तर पे कोई भी मास मूवमेंट करेंगे तब उसका इम्पैक्ट होगा। तो गांधी जी ने लिमिटेड इसलिए नहीं रखा था कि ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुँचे, क्योंकि अगर लिमिटेड रख के किसी भी हाल में उनको ब्रिटेन को नुकसान नहीं हो सकता था, ठीक है। गांधी जी ने किस लिए रखा था, क्योंकि लिमिटेड लोग इसलिए रहें जो अंग्रेज़ों का अत्याचार हो रहा था ना उसको कम से कम वो किया जा सके। लेकिन युद्ध के प्रयासों को ठेस तब पहुंचेगी जैसे मान लो इंडिया में बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाए और अंग्रेज़ के ऊपर तब फ़र्क पड़ेगा। लिमिट कर देंगे, मान लो गांधी जी ने लिमिटेड रखा था तो उससे उनके जो है कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, है ना। इसीलिए क्या था, ये रीज़न इसका गलत है। बट ये बात सही है कि गांधी जी ने 1940 में जो मूवमेंट करी थी उसमें कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स ही थे, लेकिन इसलिए कतई नहीं किया था कि जो है ब्रिटेन के प्रयासों को ठेस पहुँचे, इसलिए लिमिटेड रखा था। क्योंकि कोई चीज़ जब लिमिट में रखोगे, लिमिटेड काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कह रहा है आईटीसी मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ गुड सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो आईटीसी क्या होता है पहले समझ लो। आईटीसी की बात करें अगर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे मान लो तुम्हारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे तुम बिस्किट बनाते हो, यहाँ पे बिस्किट बनाते हो तुम, ठीक। अब तुम बिस्किट बनाने के लिए क्या आटा लेके आओगे मार्केट से, जब आटा लोगे तो तुम यहाँ पे जीएसटी पे करोगे, फिर इसका जब बिस्किट बन जाएगा तो इस पर भी तुम जीएसटी पे करोगे जब सेल करोगे। तो ये क्या हो गया, एक ही प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमने 2 बार जीएसटी दे दी। तो सरकार ने क्या प्रावधान किया कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल पे जीएसटी दे के आती है ना, वो जीएसटी क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक। उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो आपके लेजर में आ जाता है, फिर जब आप सेल करते हैं तो उस फंड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो आईटीसी क्या हुआ कि कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी देते हैं वो जीएसटी वापस मिल जाती है सरकार की, क्योंकि जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम फिर अपनी सेल पे जो है जीएसटी देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको आईटीसी बोलते हैं। अब देखो लाइन क्या कह रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। सही बात है, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एकदम सही बात। एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी सबके साथ ही होगी, ठीक। जो भी जीएसटी में है वो सारे लोग क्या करेंगे, जीएसटी देंगे। अब देखो जैसे ये स्टेटमेंट था, इसमें लिखा था कि आईटीसी अंडर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जीएसटी का पार्ट है, तो जीएसटी में तुम्हें पता है कि एक एक कस्टमर तक जीएसटी पे कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे चुपचाप सही कर देना कि पात्रता भाई सबकी हो सकती है। जो जियो रेटर सप्लाई कर रहा है वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड तो होगा ही ना, तो उसको भी आईटीसी मिलेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो कर रहा है वो भी क्या, उसको भी आईटीसी मिलेगा। सप्लाई अगर वो दे रहा है किसी भी तरह की तो मतलब फिनिश प्रोडक्ट तो बना रहा है वो, तो फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है तो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा होगा तो जीएसटी वहाँ दे चुका होगा, तो उसको तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देख लो ये कितना लॉजिकल और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन है। कह रहा है बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। एकदम सही बात है, आबादी बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर हमारा कैसा है, सबसिस्टेंस वाला है कि भाई कहने भर का कर लिया बात ख़त्म, या डिपेंडेंट है, बहुत लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो आबादी जब बढ़ रही है तो हमें सीधी सी बात है हमें क्या करना होगा, इसमें रिफॉर्म करने होंगे, है ना, जैसे कि बढ़ती आबादी को हम और खाना खिला सकें। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर इन मैनी पार्ट्स इन इंडिया स्टिल रिलाई ऑन मानसून रेन एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। अब क्यों ऐसा है,
कृषि में क्यों सुधार करना है? क्योंकि आज भी बहुत से लोग मानसून पे डिपेंड हैं और मिट्टी के प्राकृतिक नेचुरल जो फर्टिलिटी है उस पर निर्भर है। इसलिए भारत को कृषि में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो रीजन भी सही है और एजर्सन भी सही है, एक्सप्लेन भी करता है ना। तो ओवरऑल इसमें अगर हम बात करें, देखो एक क्वेश्चन में ये बता दे रहा हूँ, इसको समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। जब भी पॉलिटी करो तो हमेशा नॉलेज, ठीक है। इकोनॉमी करो तो कॉन्सेप्ट, साइंस करो तो नॉलेज, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो ओवरऑल ये सीरीज का जो पार्ट था, इसमें अभी और मुझे कुछ अगर क्वेश्चंस दिखेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए लोगों से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।